नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। देश भर में नदियों तालाबों के किनारे छठ महापर्व की रौनक दिखाई दी। आप सभी को छठ के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज इस पवित्र मौके पर त्योहार के दिन फरीदाबाद से दिल दहलाने वाली खबर आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फेक वीडियोस बनाए गए, तस्वीरें बनाई गई और एक लड़के को ब्लैकमेल किया गया। उससे पैसे वसूले गए और जब उसके पैसे खत्म हो गए तो लड़के को धमकी दी गई, कहा इतना बदनाम करेंगे कि तुम जहर खाने पर मजबूर हो जाओगे। लड़के ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली, उसकी मौत हो गई। लड़के की उम्र सिर्फ 19 साल थी। जिस मासूम की मौत हुई वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 3 बहनों का अकेला भाई था। पुलिस का दावा है कि राहुल को व्हाट्सएप के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। अपराधियों ने राहुल की बहनों और उसके माता पिता के फेक अश्लील वीडियो तैयार किए थे और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। अब पुलिस राहुल को मौत के मुंह में धकेलने वालों की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल है कि अपराधियों तक राहुल की बहनों और माता पिता की तस्वीरें पहुंची कैसे? राहुल ने फर्जी वीडियोस पर यकीन क्यों किया? यह बात अपने पेरेंट्स और परिवार के दूसरे लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं की? और इस तरह के बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए आखिर सरकार क्या कर रही है? अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो क्या करें? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको राहुल के परिवार वालों का दर्द दिखाता हूं, उनकी बात सुनवाता हूं। मेरी बेटियों के साथ उसका भाई चला गया। अपनी सुख दुख खोकर बेटे को याद करके रोने वाली यह महिला राहुल की मां है, सीमा भारती। 19 साल का राहुल मनोज और सीमा भारती का 19 साल का इकलौता बेटा था, जिसने कल जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। राहुल भारती बीकॉम सेकेंडरी का स्टूडेंट था। पिता ऑटो चलाते हैं, मां घरों में काम करके गुजारा करती है। राहुल भी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत काम करके कुछ पैसा कमा लेता था। इसी से परिवार का गुजारा किसी तरह चलता था। लेकिन सब कुछ एक झटके में बिखर गया। माता पिता के सारे सपने टूट गए। अपराधियों ने एआई का मिसयूज करके राहुल के और उसकी बहनों के फेक न्यूड वीडियोस बनाए, उसे ब्लैकमेल किया और आखिरकार राहुल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब मां बाप और तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि एआई होता क्या है, उन्हें नहीं मालूम कि फेक वीडियो क्या होते हैं। वो तो बस ये पूछ रहे हैं कि उनके बच्चे का कसूर क्या था। सीमा भारती ने कहा कि उनका बेटा पिछले 1 महीने से तनाव में था। इतनी टेंशन थी कि ना खाना खा रहा था, ना ठीक से सो पा रहा था और पूछने पर कुछ नहीं बताता था। मेरी बेटियों के साथ उसका भाई चला गया। 1 महीने से बदला हुआ था। 1 महीने से मैं उसके पीछे पड़ी थी, बोल रही थी बेटा क्या हुआ, बोल कैसे हुआ, कुछ नहीं बताता था। हंस के बोलता था मम्मी ठीक है मैं दोस्तों के साथ बाहर खा। बेटा 4 रोटी खाता था दिन भर के बीच में 2 रोटी की जगह 1 रोटी कर दिया। बेटा क्या तकलीफ है, क्यों बाहर से खा रहा है, घर में खा। तेरा शरीर सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, बाहर कौन सी चीज ऐसे खा रहा है। मेरा बेटा कुछ बाहर नहीं खा रहा था, ना कुछ घर में खा रहा था, वो टेंशन में था। और उसने अपनी बहनों की गंदी गंदी तस्वीरें देखकर उसने एक बार ना बहन को बोला ना मुझे बोला कि मम्मी मैं इस चीज से परेशान हूँ। कुछ नहीं मुझे बताया
कह रहा था मम्मी भूख नहीं लग रही है, मैं उसे गैस की दवाई ले आई, उसे भूख की दवाई ला के दी। बोला बेटा ठीक है, कह रहा हाँ मम्मी ठीक है। मैंने कहा ठीक है तो खा क्यों नहीं रहा? मेरा बेटा मेरे से झूठ बोलती, मम्मी मैं बाहर से खा के आया हूँ, मैं नहीं खाया। और सुबह के टाइम भी बेटा को मैं खाना दी, बोले मम्मी ऊपर से दवा जहर खा के आया, मेरे को नहीं बताया। पुलिस ने राहुल के फोन की जांच की तो पता चला कि पिछले करीब 1 महीने से एक इंटरनेशनल नंबर के जरिए कोई शख्स उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इस नंबर से व्हाट्सएप पर राहुल को उसकी बहनों और उसके पेरेंट की फर्जी अश्लील तस्वीरें और वीडियोस भेजे गए थे और धमकी दी गई थी कि ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी। ये वीडियो और फोटो असली नहीं थे, फेक थे, एआई के जरिए बनाए गए थे। अपराधियों ने राहुल के फ़ोन को हैक किया था, उसके फ़ोन से परिवार वालों के वीडियोस और फोटो चुराई और फिर उनकी मदद से फेक वीडियोस बनाए। वो राहुल को भेजे और उसे ब्लैकमेल किया। राहुल ये समझ ही नहीं पाया कि जो वीडियो और फोटो ब्लैकमेलर ने उसको व्हाट्सएप पर भेजे हैं वो असली नहीं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए गए हैं। राहुल को लगा कि धमकी देने वाले के पास वाकई में उसके परिवार वालों की ऑब्सीन तस्वीरें हैं और अगर ब्लैकमेलर ने वाकई में ये अश्लील तस्वीरें पब्लिक डोमेन में डाल दी तो परिवार की बदनामी होगी। उसने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया। अपराधी जो कहते गए वो मानता गया। अपराधियों ने राहुल से पैसे मांगे, क्योंकि राहुल स्टूडेंट था, अपने पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इससे पहले तो उसने अपने पॉकेट मनी से बचाए गए पैसे ब्लैकमेलर को दिए। लेकिन डिमांड बढ़ती गई तो राहुल ने घर में राशन लाने के लिए रखे 16,000 रुपए बैंक में जमा कराने का बहाना करके मां से लिए और ब्लैकमेलर को दे दिए। जब मां ने राशन लाने के लिए पैसे बैंक से निकालने की बात की तो राहुल इस कदर प्रेशर में आ गया कि उसने मां को कुछ बताने के बजाय अपने कमरे में जाकर जहरीली गोलियां खा ली। 4 दिन पहले की बात थी, मैं उस पैसे किसी से कर्जा लिया, मुझे देना था। मैंने कहा बेटा उसको पैसा, बोला मम्मी वो बैंक में ना KYC मांग रहे हैं। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कहा मम्मी ठीक कर दूंगा। लेकिन वो पैसा उसने उसको दे दिया था, ब्लैकमैन को दे दिया था और उसने मुझे नहीं बताया था कि वो पैसा दे दिया। जब मैंने कहा बेटा बैंक चलते हैं और वो पैसा निकाल लाते हैं, 16,000 रुपये था। बोला मम्मी पैसा, बोला मैंने कहा बेटा चलो सुबह 7:30 बजे, मैंने कहा आज मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगी, चलो बैंक का काम करते हैं। मैंने उसे उठाया, उठा करके कहा कि चलो बेटा। वो मेरे को ये नहीं बताया कि मम्मी पैसे तो मैंने ब्लैकमैन को दे दिया, पैसे तो बैंक में है नहीं। मेल कर रहे थे। हाँ पैसे उसको दे चुका था। कितने पैसे दिए थे तब? उससे पहले तो जो दिए वो मुझे नहीं मालूम, मोबाइल में ही होगा, मोबाइल उसका पुलिस के पास है। लेकिन उस दिन 18 तारीख के दिन उसने पैसे जो मेरे आए थे, नीचे किराएदार ने दिए, हमारे घर वाले की सैलरी थी, सब मिला के 16,000 रुपये था। बोला कि मम्मी निकल नहीं रहा पैसा। मैंने कहा बेटा घर में आटा दाल चावल नहीं है, चलो पैसा का दिक्कत हो, किससे मांगेंगे, किससे काम करेंगे, चलो। लेकिन बेटे ने शर्म के मारे बताया नहीं कि मम्मी हमने ऐसे ऐसे पैसे खर्च कर दिया है और वो जहर खा लिया। राहुल की 2 बहनों की शादी हो चुकी है। एक बहन नीतू पंजाब में रहती है। नीतू ने बताया कि खुदकुशी करने से 1 दिन पहले राहुल ने उनको कॉल किया था, कहा मिलने के लिए आ जाओ। बहन ने पूछा क्या बात है तो राहुल बात टाल गया और अगले दिन उसने जहर खा लिया। इससे मैं यही कहना चाहती हूँ मोबाइल के द्वारा दूसरी बहनें को भाई ना छीना जाए, ऐसे कोई बहन भाई को ब्लैकमेल ना किया जाए बहन के द्वारा, क्योंकि आज तक हमने उसका नाम तक नहीं लिया, आज तक हमने उसको बाबू बाबू किया है। उसने हमारी इज्जत के लिए अपना आज उसने जहर खा के मर गया। अपनी बड़ी बहन को एक बार नहीं बताया, जिसको सबसे ज्यादा मानता था वो मुझसे बोलना चाहता था, पर मैं काफी पंजाब में रहती हूँ, मेरे को फोन पे बोल देता, मैं तुरंत आ जाती, पर उसने मेरे को फोन पे नहीं कुछ बताया। उसने अचानक से 8 तारीख मेरे को 8 बजे रात को फोन किया उसने, 24 तारीख को। तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी थी, अपने घर के कामों में। मैंने 9 बजे रात को फ़ोन देखा अपना, मैंने कहा मेरा फ़ोन, मेरे घर से मेरे फ़ोन आया, मैंने फ़ोन किया कि क्या बात है भाई, आज तूने फ़ोन लगा दिया, हमेशा मैं करती। तो कहता है मैं दीदी मैं आपको लगा नहीं सकता हूँ। मैंने कहा नहीं क्यों नहीं लगा सकता, पर आज क्या बात है तूने मुझे फ़ोन किया। दीदी मुझे आप
आ जाओ आप मेरे से मिलने। मैंने कहा क्या बात है, बात बता, कोई बात है तो मेरे को बता। कह रहा दीदी कोई बात नहीं है, आप मेरे से मिलने आ जाना। तो मैंने कहा छठ पूजा नहीं होगा, मैं फरवरी में पक्का आऊँगी, तो मेरे को लेने आएगा ना? तो कह रहा हाँ दीदी मैं आपको लेने आऊँगा। पर उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि दीदी मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। फिर उसने हंस के ही बात किया हम लोग से, मम्मी से, सबसे। और सुबह जाके हंसी मजाक से मेरे से बात करके सुबह जाके दवाई खा ली। भाई था आपका? मेरा इकलौता भाई, छठ मैया से हमने मन्नत मांगी थी, उनने हमें ये भाई दिया था। और छठ मैया के दिन ही आज उसने अपना दम तोड़ दिया, उसी दिन। ब्लैकमेलर्स का गैंग राहुल को 1 महीने से परेशान कर रहा था, लगातार कांटेक्ट में था, लेकिन परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब राहुल ने ब्लैकमेलर से कहा अब उसके पास पैसे नहीं है, तो अपराधियों ने कहा उससे पैसे नहीं है तो मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। राहुल ने अपने साहिल नाम के एक दोस्त से गेहूं में रखने वाली दवा के बहाने जहरीली टैबलेट्स के बारे में पूछा। साहिल ने उसको सल्फास और इसी तरह की जहरीली टैबलेट के नाम बता दिए। पुलिस ने साहिल से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे अंदाजा नहीं था कि राहुल खुद जहरीली गोलियां खाकर जान दे देगा। पुलिस का कहना है कि जिस व्हाट्सएप नंबर से राहुल भारती को फेक वीडियो और फोटो भेजे गए हैं, जिस नंबर से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, वो इंटरनेशनल नंबर है। अब व्हाट्सएप से इसकी डिटेल मांगी गई है। कुछ फोटोज जो हम व्हाट्सएप डीपी लगा लेते हैं या कहीं फेसबुक पे, हम अभी उस पर सोशल मीडिया जो उसके अकाउंट है उस पर हम काम कर रहे हैं अभी, तो उन्हीं फोटोज को एडिट करके उसके साथ शेयर किया गया और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने की उसको धमकी दी गई, जिसके कारण राहुल ने सुसाइड किया। इस नंबर से, ये साहिल का नंबर नहीं है, परिवार के लोगों ने जब व्हाट्सएप उसका देखा है मरने वाले का, तब उसमें मरने वाले ने जो सल्फास की गोलियां हैं वो साहिल जो उसका दोस्त उसके साथ शेयर की है। तो साहिल से को हमने अभी पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है और साहिल से पूछताछ में ये पता चला है कि उसने कॉल करके ये पूछा था कि हमें गेहूं में डालने के लिए सल्फास की गोली चाहिए और आप बता दोगे कि ये है। तो उसने उसको शेयर किया है फ़ोटो कि क्या ये है सल्फास की गोली, जिस पे साहिल ने यस किया हुआ है। लेकिन इस एंगल को भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिस नंबर से धमकी आई है वो साहिल का नहीं है और जिससे फ़ोटो एडिट किए गए हैं वो भी साहिल का नहीं है। उसका हमने व्हाट्सएप को मेल किया है और उसमें हम डिटेल व्हाट्सएप से ले रहे हैं। भारत के बाहर का नंबर है, तो उस पर हम अभी साइबर एंगल से वर्क कर रहे हैं कि वो नंबर यहीं का है या कहाँ से उसको धमकी मिली है और इसका मरने वाले का उसको कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिला है। हालांकि राहुल भारती का परिवार अपने बेटे की मौत के लिए उसके दोस्त साहिल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। राहुल की बहन प्रीति ने कहा साहिल ने ही राहुल भारती को सुसाइड करने का सुझाव दिया, साहिल ने ही उसे जहरीली टैबलेट के बारे में बताया। प्रीति ने कहा कि साहिल ने ही उसके भाई को मौत के रास्ते पर धकेला। वो शौक में उठाया, उसको परेशान किया गया 1 महीने से, गंदी गंदी वीडियो बना के हम तीनों बहनों की पूरे उसने फ़ोन को हैक कर लिया था। पूरे हम लोग का नंबर, मेरे बच्चों का, मेरी बहन का, मेरे आदमी का, सबका फोटो उसके फ़ोन पे था। सबका फोटो को उसने खराब कर गंदी तरह से बना के और मेरे भाई को परेशान किया जा रहा था। पहले उससे पैसे मांगे गए, जब उसे पैसे बोला मेरे पास नहीं है, वो कमाता नहीं था, कॉलेज में पढ़ता था, वो मेरी मम्मी का सैलरी था वो उसने दे दिया। बोला मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूँ। उसने बोला तू मर जा। तो जहर उसने रात में जहर ला के दिया है मेरे भाई के हाथ में, कहा ये अच्छा वाला क्वालिटी का है, 2 घंटे के अंदर तू अच्छे से चला जाएगा। तो वो जानते हो आप, वो कौन ब्लैक करता था, कौन था, वो कौन है? अभी बस यही एक लड़के का नाम पता है, साहिल नाम है जी, साहिल नाम है उसका। तो यही का रहने वाला है? हाँ यही का है, हमारे रिलेटिव है, हमारे बगल में ही रहते हैं वो। हमारे रिश्ते में तो मेरे पापा के भाई लगेंगे और मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनसे। उन्होंने दुश्मनी में करवाया है मेरे बेटे को, मेरे भाई को पैसे देकर, किसी और से पैसे देकर मेरे भाई को करवाया है। उसको शौक में रखा है कि हाँ तुम ऐसा करो, नहीं तो मैं ये डील इसको वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहनों को ये कर दूंगा। भाई ने हमें कुछ नहीं बताया। डीप फेक वीडियो किस कदर दिल पर चोट करता है, फर्जी वीडियो कैसे मौत बनकर बरसता है। 19 साल के राहुल की मौत इसका एक दुखद उदाहरण है। अच्छी बात यह कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने डीप फेक के खतरे को पहचाना है। डीप फेक एक धोखा है, ये किसी की भी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है, क्योंकि ये वो दिखाता है जो हुआ नहीं, जो किसी ने किया नहीं। अब आईटी रूल्स में जो बदलाव सजेस्ट किए गए हैं उनके मुताबिक एआई से तैयार कंटेंट पर
साफ साफ लिखना होगा, लेबल लगाना होगा कि ये AI जनरेटेड है। नए नियमों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाई जाएगी। उम्मीद है कि नियम सख्त होने से AI के जरिए बदनाम करने वाले, ब्लैकमेल करने वाले आसानी से पकड़े जाएंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद गांव का नाम अब कबीर धाम किया जाएगा। योगी ने कहा कि मुस्तफाबाद का नाम बदलने की औपचारिक प्रक्रिया भी जल्दी पूरी होगी। असल में योगी आज मुस्तफाबाद के कबीर धाम में आयोजित स्मृति महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी प्रोग्राम में योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार तुष्टीकरण के लिए कब्रिस्तान की चारदीवारी बनवाने में जनता का पैसा लुटाती थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के ऐतिहासिक स्थानों को उनका पुराना वैभव लौटाया जा रहा है। इसीलिए मुगलों के राज में जिन धार्मिक जगहों के नाम बदले गए, उनकी पुरानी पहचान फिर से कायम की जा रही है। योगी ने कहा कि मुस्तफाबाद में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, फिर भी सैकड़ों साल पहले की गई गलती को सेक्युलरिज्म के पाखंड के चक्कर में सुधारा नहीं गया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम होगा। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए। हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है, वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, सीमावर्ती जनपद भी है, और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, इस सेकुलर नहीं, ये पाखंड है, और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए। इसके बाद योगी ने कहा कि वो जाति या मजहब देखकर काम नहीं करते, संत कबीर के बताए रास्ते पर चलते हैं। योगी ने संत कबीरदास के कई दोहे सुनाए, कहा कि भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक समरसता पर कबीर की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 400 साल पहले थी। योगी ने कहा कि समाज विरोधी ताकतें जातिवाद के नाम पर सनातन और आस्था पर जिस तरह हमले कर रही हैं, ये समाज के लिए घातक है। इसलिए वक्त रहते इस बीमारी का इलाज जरूरी है। गुरु का जीवन में क्या महत्व है, यह भी कबीरदास जी महाराज जी हमें बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागो पाए। याद करना, जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो ये जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। जिन कारणों से हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा था, जिन कारणों से हमारे धर्मस्थल अपवित्र हुए थे, उनमें से समाज का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है। समाज की आस्था पर प्रहार करने के लिए
समाज विरोधी तत्वों के द्वारा लगातार आज भी प्रयास हो रहे हैं। एक, बांटने की साजिश, लगातार प्रहार हो रहे हैं, और दूसरी ओर आस्था पर प्रहार। आप देख रहे होंगे लगातार कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी जो भारत की सनातन आस्था को आहत करती हो, भारत और भारतीयता को अपमानित करती हो। इस प्रकार की साजिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन हम सबको चाहिए कि सबसे पहले अपनी कमियों को हम दूर करें। बीमारी अगर कहीं पे है, समय रहते उसका उपचार होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने मुस्तफाबाद का नाम बदलने का ऐलान किया तो समाजवादी पार्टी को परेशानी हुई। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण के लिए नाम बदलने की राजनीति करती है, लेकिन नाम बदलने से क्या होगा? बेहतर होता योगी नाम बदलने में खर्च होने वाला पैसा उस शहर या गांव के विकास में खर्च करते। नाम बदलने से कोई शहर का विकास नहीं होता है। भाजपा की सरकार जब से आई है तब से ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि नाम बदला और हमने काम कर दिया, लेकिन नाम बदलने में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगर वो रुपया उस शहर के विकास में खर्च किया गया होता तो अयोध्या या प्रयागराज में बहुत विकास हो गया होता। अब कह रहे हैं मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम करेंगे। कबीर जी के नाम पर कोई नया निर्माण करते तो हम लोगों को खुशी होती, लेकिन भाजपा की सरकार केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और नाम बदलने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का प्रदेश सरकार का नुकसान और लूट करने का काम किया है। ओवैसी की पार्टी भी योगी के फैसले पर भड़क गई। यूपी में एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने कहा कि समाज को तोड़ने का जो काम मुगल सैकड़ों साल के राज में नहीं कर पाए, वो काम योगी आदित्यनाथ ने 8-9 साल में ही कर दिया। शौकत ने कहा कि योगी के इस फैसले से साफ जाहिर है उन्हें मुसलमानों से कितनी नफरत है। इससे बेहतर तो उस वक्त के मुगल थे जिन्होंने अखंड भारत में 800 साल हुकूमत की, लेकिन कभी सीतापुर का नाम नहीं बदला, मोहम्मदपुर नहीं रखा, रामपुर का नाम नहीं बदला, अलीपुर नहीं रखा। लेकिन ये कहीं न कहीं ये मानसिकता इस बात को दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा हुकूमत मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों के नामों से नफरत करती है। क्या उत्तर प्रदेश में आप शहरों का नाम बदल देंगे, बाजार का नाम बदल देंगे, जिले का नाम बदल देंगे, क्या इससे विकास की गति तेज हो जाएगी? विकास के नाम पर तो आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ एक विशेष समाज को खुश करने के लिए आप नाम बदल रहे हैं। इससे क्या होने वाला है या इससे क्या मिलेगा? नाम बदलने को लेकर बिहार में भी सियासत गर्म हो गई है। बिहार की अलीनगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही मैथिली ठाकुर ने कहा अगर वो चुनाव जीती तो सबसे पहले अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर या जानकी नगर रखा जाएगा। मैथिली ठाकुर ने कहा मिथिला माता सीता की धरती है, इसलिए इस इलाके में अलीनगर का कोई मतलब नहीं है। अलीनगर का नाम बदलना, जितने भी आप लोगों को मिलेंगे ना, आधे से ज्यादा लोग कंठीधारी मिलेंगे आपको, जो राम सीता, मिथिला मतलब राम सीता के उपासक, तो इसीलिए सब लोगों की भी तो ज्यादा से ज्यादा लोग के जो आत्म जुड़ाव है सीता जी से कि हम सीता जी के बहन छी, बेटी छी, तो यही ख्याल है कि सीता नगर हो जाएगा। ये इतना खुशहाल और इतना फलित होगा ये जगह कि ये सीता नगर के नाम से जाना जाएगा। अलीनगर असेंबली सीट पर करीब 21% मुस्लिम वोटर हैं, इसलिए आरजेडी ने मैथिली ठाकुर के बयान पर तुरंत रिएक्ट किया। 2 बार अलीनगर सीट से विधायक रह चुके आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा बीजेपी का काम है नफरत फैलाना और नफरत फैलाए बगैर ये कुछ नहीं करती। इसीलिए मैथिली ठाकुर विकास, बेरोजगारी और पलायन पर बात करने के बजाय हिंदू मुसलमान को लड़वाने की कोशिश कर रही हैं। मैथिली ठाकुर यहाँ से लड़ रही है, जो हमारा घर है, समझा ना, करे अलीनगर को आदर्श नगर बना देंगे, रामनगर बना देंगे।
ये मुद्दा आपका क्यों नहीं बनता कि भाई ये अलीनगर जो सैकड़ों साल से बसाया हुआ है, उसको ई उन्माद में जो है बोल रहे हैं कि साहब रामनगर बना देंगे, सीतानगर बना देंगे, आदर्श नगर बनाएंगे। ये बहस का मुद्दा बनता है। मतलब खाता में, खिसरा में, फलना में, समझा के नहीं, अलीनगर है। तो इसको अब हम कहें, इस कोई आदमी, कोई मर्दूद आके बोले कि साहब भारत का नाम जो है सीतापुर कर दें। मैथिली ठाकुर राजनीति में नहीं है, पर इतना तो समझती हैं कि बिहार में मुस्लिम वोट आरजेडी को जाते हैं, इसीलिए वो सीता और राम को याद कर रही हैं। और अब्दुल बेरोजगारी और पलायन की बात कर रहे हैं, पर अब्दुल तो पुराने नेता हैं, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि बिहार से पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि आज बिहार में सियासी बयानबाजी काफी कम हुई, कैंपेन का शोर भी कम था, क्योंकि बिहार के ज्यादातर नेता छठ मनाने में लगे हैं। इस वक्त पूरे देश में छठ के पर्व की धूम है। पटना से लेकर दिल्ली तक और मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। हर जगह छठ को लेकर खास इंतजाम किए गए थे। बिहार में चुनाव का माहौल है, इसके बाद भी आज सारे नेता नदियों के घाट पर दिखाई दिए। सबने छठ मैया की विधिवत पूजा की। रविशंकर प्रसाद से लेकर चिराग पासवान, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सब पूजा पाठ में जुटे दिखाई दिए। सबने नदियों, तालाबों में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार अपने सरकारी निवास पर ही छठ की पूजा की। आमतौर पर छठ के मौके पर नीतीश कुमार खुद पटना में गंगा घाटों पर जाते थे और छठ व्रतियों से मिलते थे, प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजामात का मुआयना करते थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार घर से निकले नहीं, अपने आवास पर ही सूर्य को अर्घ्य दिया। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे छठ की पूजा की। इस मौके पर योगी ने भोजपुरी में छठ व्रतियों से बात की। भोजपुरी में ही छठी व्रत करने वालों के लिए आशीर्वाद मांगा। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला घाट पर छठ का बड़ा प्रोग्राम हुआ। योगी ने लक्ष्मण मेला घाट पर लगातार छठवीं बार अर्घ्य दिया। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवला भी मौजूद थी। दिल्ली में इस बार छठ का जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। यमुना के किनारे दर्जनों घाट बनाए गए, नदी के पानी को साफ किया गया, झाग को हटाया गया। वासुदेव घाट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी के साथ तमाम मंत्रियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और इसके बाद वो दूसरे घाटों पर पूजा कर रहे छठ व्रतियों से मिले, उन्हें छठ की शुभकामनाएं दी। दिल्ली सरकार ने आज छठ की छुट्टी का भी ऐलान किया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रद्धालुओं के साथ छठ पर्व में हिस्सा लिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि बरसों बाद दिल्ली में छठ अपने पारंपरिक रंग में मनाया गया। दिल्ली में बसे पूर्वांचल के लोगों ने यमुना में सफाई और सरकार के प्रबंधों की तारीफ की। यह उनके लिए छठी मैया का आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य दिनेश शास्त्री ने भी आज छठ का त्योहार मनाया। कथा के दौरान आचार्य दिनेश शास्त्री ने छठ पर्व की महिमा बताई और फिर छठ के गीत गाए। बिहार में पूरी तरह चुनाव का माहौल है और सारे नेता अच्छी तरह समझते हैं कि बिहार के लोगों के लिए छठ कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा और कितने विश्वास का पर्व है। इसीलिए बिहार, यूपी से लेकर दिल्ली तक सारे लीडर नदी किनारे छठी मैया की पूजा करते नजर आए, सूर्य देवता को अर्घ्य देते दिखाई दिए। छठ की परंपरा का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। छठ के दिन सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी पर नॉर्मल से ज्यादा मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। सूर्य की शक्ति इस दिन रोगों से मुक्त करती है, इसीलिए छठ को सूर्य की उपासना का महापर्व कहा जाता है। हालांकि छठ के मौके पर भी बिहार में हिंदू और मुसलमान की सियासत जमकर हुई। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वक्फ कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। असल में आरजेडी के युवा मुस्लिम नेता कारी शोएब मोहम्मद ने खगड़िया में एक रैली की।
मंच पर तेजस्वी भी थे। कारी शोएब मोहम्मद ने कहा, इतना तय मानिए कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो कोई वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों से छीन नहीं पाएगा। वक्फ कानून बिहार में लागू नहीं होगा। मैं तमाम आए हुए दूर दूर से अक़लियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। इसके बाद तेजस्वी ने कारी शोएब मोहम्मद से माइक लिया और वक्फ एक्ट को लेकर वही बात दोहराई जो कारी शोएब मोहम्मद ने कही थी। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को परेशान करने, डराने का काम करती है, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुसलमानों को कोई डरा नहीं पाएगा, कोई बिहार में दंगा फसाद नहीं करा पाएगा। मुसलमानों को डराने के लिए बनाए गए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को भी डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी, राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कारी शोएब की तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, तेजस्वी की भाषा ही जंगल राज का नमूना है और इसे बिहार के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शाहनवाज हुसैन ने कहा, तेजस्वी ने किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित नहीं किया। इससे मुस्लिम वोटर्स आरजेडी से नाराज हैं। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए तेजस्वी इस तरह के बेसिर पैर के बयान दे रहे हैं, लेकिन इनका कोई असर नहीं होगा। जब से उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है राजद और कांग्रेस के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ। अब उस नाराजगी को पूरी तरह दूर करने के लिए जानबूझकर उन्होंने अपने एक मुस्लिम नेता से पहले बयान दिलवाया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कूड़ेदान में डाल देंगे, जबकि ये पार्लियामेंट से बना हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट की इस पे मोहर है, इसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन उस बयान से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि बिहार की जनता ही इस बार राष्ट्रीय जनता दल को 25 साल के लिए सत्ता से दूर कर देगी और कूड़ेदान में डाल देगी। मोदी सरकार में मंत्री और हिंदुस्तान अवामी मोर्चे के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी कहा, बिहार के मुसलमान जानते हैं कि वक्फ एक्ट वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए है, वक्फ प्रॉपर्टीज पर हो रहे कब्जों को खत्म करने के लिए है, इसलिए तेजस्वी यादव की ये पैतरे अब उनके काम नहीं आएंगे। वो नासमझी बस कर रहे हैं। वक्फ बिल जो है, वक्फ बिल जो है, वो किसी के संपत्ति छीनने की बात नहीं है, बल्कि जो वक्फ की जमीन है उस पर कुछ मठाधीशों का कब्जा है और उससे गलत उपयोग किया जा रहा है, इसके लिए वक्फ बिल आया है। कौन ऐसा वक्फ बिल वक्फ रखने वाले हैं जो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं,
इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, कोई टेक्निकल कॉलेज चला रहे हैं, कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। तो वो आखिर उतनी बड़ी संपत्ति लेकर के तो अपने प्रयोग में वो काम कर रहे हैं। तो निजी स्वार्थ से हट करके वक्फ बिल के माध्यम से माइनॉरिटी के सार्वजनिक विकास का काम हो, इसके लिए वक्फ बिल आया है। और इसको अगर फाड़ करके भीगेंगे तो हम समझते हैं कि मुस्लिम के हित के विरोधी वो लोग हैं। ये बात तो तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि वक्फ का कानून संसद ने बनाया है। वो बिहार में सरकार बना भी लें तो भी इस कानून का कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तेजस्वी ये भी जानते हैं कि वक्फ कानून में बदलाव मुसलमानों के लिए सेंसिटिव इशू है। मुसलमानों को समझाया गया है कि ये कानून उनकी मस्जिदों और कब्रिस्तानों को छीनने के लिए है, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए है। तेजस्वी यादव इसी सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। बिहार में आज एक और सियासी ड्रामा हुआ। आज बाहुबली मुन्ना शुक्ला के परिवार वाले सड़क पर चीखते चिल्लाते नजर आए। असल में मुन्ना शुक्ला बेऊर जेल में बंद हैं। ब्रिज बिहारी मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए मुन्ना शुक्ला समेत 14 कुख्यात अपराधियों को बेऊर जेल से भागलपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे यह खबर मुन्ना शुक्ला के परिवार वालों को लगी तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। शिवानी शुक्ला ने कहा कि उनके पिता की हत्या की साजिश हो रही है, लेकिन वो एक वकील हैं। अगर उनके पिता को कुछ हुआ तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। टॉर्चर करने का ही ना तरीका है। और ये टॉर्चर हम नहीं हो रहे हैं, ये मेरे पापा टॉर्चर हो रहे हैं। और वो टॉर्चर होंगे भी, आप देख लेना। उनको ये लोग टॉर्चर करेंगे, उनको ये लोग मार भी सकते हैं। ये सब एक साजिश है। एक खरोच भी आई ना मेरे पापा को, एक खरोच, ये गवर्नमेंट को छोड़ूंगी नहीं। लॉयर हूँ, लॉयर का सारा राइट जानती हूँ, ह्यूमन का पूरा राइट जानती हूँ। सजा के बाद ना कोई मारपीट होता है ना कुछ और होता है। तो मेरे पापा को एक छोटा सा भी खरोच आया, छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुरेठा के साथ सबको बांध दूंगी। सब जाएंगे मेरे पापा के साथ जेल में, बैठ के हॉलीडे मनाना वहीं पे तुम। लेकिन मुन्ना शुक्ला की वाइफ ने गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला, रो रो कर लालगंज की जनता से अपील की। कहा मुन्ना शुक्ला पर हो रहे जुल्म का जवाब उनकी बेटी को चुनाव में जिता कर दें। कि मेरे पति मुन्ना शुक्ला को भागलपुर भेज दिया। मैं यही लालगंज के परिवार को कहना चाहती हूँ, देख लीजिए कि आपके बेटा के साथ क्या हो रहा है। अभी आप लोग के हाथ में है। अभी बेटी और माँ अकेली है, मेरा परिवार जानता है। मुझे आप लोग का पूरा सहयोग चाहिए। प्लीज प्लीज, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका चरण छू के मैं आपको प्रार्थना कर रही हूँ। आज छठी माई का दिन हमारी खारना की हूँ। मुझे लालगंज का परिवार का मुझे आशीर्वाद चाहिए। आज हम दोनों माँ बेटी अकेले हैं। कम से पटना में बगल में थे, भागलपुर भेज दिया है। अभी आप लोग के हाथ में है, बस आप लोग के हाथ में है। मैं यही कहूंगी, प्लीज अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए, अपने बेटा को। यही एनडीए का सरकार है, आप लोग देख लीजिए एनडीए का सरकार क्या करता है। मुन्ना शुक्ला बिहार की राजनीति में बचे खुचे बाहुबलियों में से एक हैं। वो इस बात का प्रतीक हैं कि बिहार के चुनाव में बाहुबलियों का असर कम हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। इस बार ज्यादातर बाहुबली खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने अपने परिवार वालों को मैदान में उतारा है। इनमें जो बाहुबली जेल में हैं वो अपने चुनाव क्षेत्र के आसपास की जेल में ही रहना चाहते हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है कि वो जेल में रहकर भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसीलिए दूर भेजे जाने पर इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है। आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि बिहार के बाद पूरे देश में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। इसकी शुरुआत 12 राज्यों से होगी। इसके बाद बाकी राज्यों में भी यह प्रोसेस शुरू किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 9 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज की वोटर लिस्ट आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी। इसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु,
केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। जिन वोटर्स का नाम या उनके माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। जिन राज्यों में आज एसआईआर का ऐलान किया गया, वहां अगले साल से लेकर 2028 तक चुनाव होने हैं। खास बात है कि लिस्ट में असम का नाम नहीं है, जबकि वहां अगले साल चुनाव होने हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि असम में नागरिकता के लिए अलग नियम है, इसलिए असम में नागरिकता तय करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पूरी होगी। जहां तक आधार की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार का उपयोग आधार एक्ट के अनुरूप होगा और आधार एक्ट के सेक्शन 9 में यह कहा गया है कि आधार डोमिसाइल का या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं होगा। जहां तक जन्म तिथि की बात है, उसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जहां पर कि ये कहा गया कि आधार जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है और इसका ध्यान रखते हुए आधार अथॉरिटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया और आज भी अगर आप कंप्यूटर से अपना नया आधार डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा होता है आधार कार्ड पर ही कि आधार कार्ड न तो जन्म तिथि का प्रमाण है, न डोमिसाइल का और न कि नागरिकता का। आधार कार्ड आइडेंटिटी का प्रमाण है और ई साइनिंग के लिए भी उसका उपयोग हो जाता है। तो आधार कार्ड के बहुत सारे अन्य उपयोग भी हैं। हालांकि चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने कहा, वोटर लिस्ट का रिवीजन बीजेपी की साजिश है, लेकिन वो ये साजिश तमिलनाडु में कामयाब नहीं होने देंगे। स्टालिन ने कहा कि लोगों से वोटिंग राइट छीनने का काम बीजेपी बिहार में कर चुकी है, इसलिए डीएमके पूरे तमिलनाडु में वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। केरल सरकार ने भी चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, बीजेपी के इशारे पर हो रहे वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेफ्ट फ्रंट कभी मंजूर नहीं करेगा। ममता बनर्जी तो कई महीनों से लगातार कह रही हैं कि वो बिहार में वोटर लिस्ट रिवाइज नहीं होने देंगी, किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं देंगी। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने 10 जिलों के डीएम समेत 61 आईएएस अफसरों और पश्चिम बंगाल लोक सेवा के 145 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद जैसे इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में वोटर लिस्ट के रिवीजन का ऐलान किया तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की भाषा बदल गई। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री शशि पांजा ने कहा, उनकी पार्टी संविधान को मानती है। अगर वोटर लिस्ट के रिवीजन के जरिए जेन्युइन वोटर्स के नाम कटेंगे तो कानून के दायरे में रहकर इसका विरोध किया जाएगा। हम लोग संविधान को मानेंगे, उस मानकर और जो कानून बोलता है उसको मान के ही चलेंगे कि हाँ, अगर सचमुच में सच्चाई में वो तो वोटर है, अगर उसका वोटर देने का अधिकार छीन लिया जाएगा या छीनने की प्रयास होगी, तब कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान जो बोलती और कानून जो बोलती उसी के दायरे में हम लोग काम करके तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन बंगाल में वोटर लिस्ट के रिवीजन से जब ऐलान हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हुबली में पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा, ममता सरकार की मिली भगत से राज्य की डेमोग्राफी बदली जा रही है। बंगाल के रास्ते झारखंड और बिहार तक घुसपैठ हो रही है, इसलिए एसआईआर करवाने का फैसला बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। डेमोग्राफिक चेंजेस हो गया पश्चिम बंगाल में, सीमावर्ती का जिला में सारे जनसंतुलन बिगड़ गए हैं। तो ऐसे एक माहौल में पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है। देयर इज अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन इन इंडिया। घुसपैठ के जरिए पूरा पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी बदलने का एक अंतर्जातिक साजिश रची जा रहा है और उसमें हम लोग शामिल हो गया। तो हम लोगों को इससे निकलना चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, पश्चिम बंगाल कोई धर्मशाला नहीं है। और पश्चिम बंगाल को पैसेज बना के आज झारखंड बिहार का भी डेमोग्राफी का बदल हो रहे हैं। तो ऐसे समय में ऐसे एसआईआर निस्संदेह में एक तात्पर्यपूर्ण
एक स्टेप है चुनाव आयोग के जरिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि वोटर लिस्ट रिवाइज तो होनी चाहिए। जो लोग दुनिया छोड़ गए या दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, जिनके नाम पर कई कई वोट बने हुए हैं, उनके नाम तो काटे जाने चाहिए, नए वोटर्स के नाम जोड़े जाने चाहिए। बिहार में हुए स्पेशल रिवीजन ने साबित कर दिया कि इस प्रोसेस से वोटर्स को कोई शिकायत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ना के बराबर शिकायतें मिली, इसीलिए वोटर लिस्ट के रिवीजन का विरोध करने वालों के स्वर बदले हैं। यह जरूरी है कि लिस्ट रिवाइज करने का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। अगर किसी को एतराज हो तो बिना बाधा के उसकी सुनवाई हो। एक भी जेन्युइन वोटर से उसका वोट देने का अधिकार न छिने और एक भी फर्जी वोटर को वोट देने का अधिकार न मिले। अब बात मुंबई की। आज मुंबई में बीजेपी के नए दफ्तर को लेकर सियासत हुई। असल में आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी के नए दफ्तर की आधारशिला रखी। बीजेपी का नया ऑफिस चर्च गेट में बनेगा। 55,000 स्क्वायर फीट एरिया वाला बीजेपी का ऑफिस 2 साल में बनकर तैयार होगा। 11 मंजिल की इस बिल्डिंग में सारी मॉडर्न एमिनिटी फैसिलिटीज होंगी। बेसमेंट में 4 लेवल की पार्किंग होगी। बिल्डिंग में मीडिया सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा ऑडिटोरियम भी होगा, जिसमें 400 लोग के बैठने की व्यवस्था होगी। खास बात यह है कि बीजेपी के नए दफ्तर में चीफ मिनिस्टर के बैठने के लिए भी अलग से कार्यालय बनाया गया है। आज भूमि पूजन कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, यह दफ्तर मुख्यमंत्री को याद दिलाता रहेगा कि वो पार्टी की वजह से इस पद पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी बैसाखियों के सहारे नहीं है। मुंबई में भी बीजेपी का अपना शानदार ऑफिस होगा, लेकिन यह बात महाविकास अघाड़ी के नेताओं को पसंद नहीं आई। संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि जिस जमीन पर बीजेपी का दफ्तर बनाया जा रहा है वो गैर कानूनी तरीके से हथियाई गई है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी अमित शाह पर गुस्सा निकाला। कहा, बीजेपी मुंबई की जमीन निगलना चाहती है। अमित शाह यही करने मुंबई आए हैं, लेकिन मुंबई के लोग सब देख रहे हैं, बीजेपी को उसकी हैसियत दिखाएंगे। पहिल्या पानावरती बातमी भाजप कार्यालयाचं भूमिपूजन। आज सामना में 2 खबरें थी, बीजेपी दफ्तर का भूमि पूजन और कैसे उन्होंने जल्दी जल्दी ऑफिस का काम पूरा करा लिया, और दूसरी जीजा माता जू में एनाकोंडा आएगा। हम पेंगुइन लाए, उससे टूरिस्ट बढ़े, मुझे उसका गर्व है। उस वक्त उस पर लोगों ने टीका टिप्पणी की थी। एनाकोंडा मतलब निकलने वाला सांप, वो आज आकर गया, यहाँ भूमि पूजन करके गया। उसे मुंबई निकलनी है, निकलना है तो निकल जाओ। तुम्हारा पेट फाड़ कर ना बाहर निकल आया तो कहना, कैसे निकलता है देखता हूं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को अंदाजा था कि विपक्ष इस तरह का रुख लेगा, इसलिए उन्होंने भूमि पूजन के कार्यक्रम में ही विपक्ष को जवाब दे दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी का दफ्तर जिस जमीन पर बन रहा है वो सरकारी जमीन नहीं है। प्राइवेट बिल्डर से पूरा पैसा देकर, सारी परमिशंस लेकर पार्टी ने यह जमीन खरीदी है। और इसके बाद फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने खुद जमीनें कब्जा की, सरकार में रहकर करप्शन किया, उन्हें दूसरे अपने जैसे ही नजर आते हैं। हळूहळू ही जागा आपण त्या ठिकाणी मिळवली। मुझे पहले से ही पता था कि जिस दिन भूमि पूजन होगा उस दिन विपक्ष इस पर सवाल उठाएगा। इसीलिए हमने पहले ही तय कर लिया था कि पार्टी कार्यालय की जमीन की पूरी कानूनी प्रक्रिया और बीएमसी के सभी नियमों को पूरा करके ही भूमि पूजन करेंगे। हमारे पास अतिरिक्त एफएसआई है, फिर भी हम उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम कोई व्यवसायिक या निजी इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा पार्टी कार्यालय बना रहे हैं जो आम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। जो लोग खुद धन हड़पने और जमीन पर कब्जा करते हैं, उन्हें हम पर ऐसे आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। अब राजनीतिक बयानबाजी तो होनी ही थी, लेकिन मुंबई में लगभग सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने कार्यालय थे। बीजेपी इससे वंचित है। अब उन्होंने भी इसका इंतजाम कर लिया। राजनीतिक दल अपने पैसे से अपनी जमीन खरीदकर अपने ऑफिस बनाए, ये एक अच्छी परंपरा है। बरसों तक हमने देखा है कि सरकारी बंगलों पर कब्जा करके उन्हें पार्टी ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया जाता था। न कोई किराया देता था, न पानी का बिल भरता था, न बिजली का बिल, और पार्टियां ऐसे ही चलती रहती थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह सिलसिला बंद हुआ और अब कम से कम दिल्ली में तो सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने
अपने अपने ऑफिस बना लिए हैं और सरकारी बंगलों को खाली कर दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यूक्रेन और रूस की जंग रुकने की फिलहाल कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। उनकी अब तक की सारी कोशिशें बेकार हुई। ट्रंप का यह बयान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस ने कल ही अपनी लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस का दावा है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसकी नई न्यूक्लियर मिसाइल को भेद नहीं पाएगा। इसके बाद रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त हवाई हमले किए। रूस के इस अटैक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स की मांग की। जेलेंस्की ने कहा कि रूस जितनी रफ्तार से हवाई हमले कर रहा है उससे बचने के लिए यूक्रेन के पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। हालांकि अमेरिका फिलहाल यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। एशिया के दौरे पर निकले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे से इस कदर नफरत करते हैं कि जब तक ये दोनों पद पर हैं तब तक यूक्रेन और रूस के बीच कोई डील होना संभव नहीं है। ट्रंप ने कहा इसलिए उन्होंने पुतिन के साथ हंगरी में अपनी समिट को कैंसिल कर दिया है। I'm going to have to know that we're going to make a deal. I'm not going to be wasting my time. I've always had a great relationship with Vladimir Putin, but this has been very disappointing. I thought this would have gone long before peace in the Middle East. I mean, we have Azerbaijan and Armenia. That was very tough. In fact, Putin told me on the phone, he said, boy, that was amazing because everybody tried to get that done and they couldn't. I got it done. I thought it would have been more difficult than Russia and Ukraine, but it didn't work out that way. There's a lot of hatred between the two. Between Zelensky and Putin is tremendous hatred. प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात का एहसास तो है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई रुकवाना आसान काम नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की और इस नतीजे पर पहुंचे कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों एक दूसरे से न तो बात करना चाहते हैं न एक साथ बैठना चाहते हैं। अब सारी बात इस पर आकर अटक गई है कि यूक्रेन और रूस में आपस में बात हो इससे पहले जेलेंस्की को प्रेसिडेंटशिप से हटाया जाए और ये टेढ़ी खीर है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। बिहार में कल महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी होगा। असदुद्दीन ओवैसी कल से बिहार में कैंपेन शुरू करेंगे। कल से 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में यमुना के घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। सूर्य को अर्घ्य के साथ ही महापर्व छठ संपन्न हो जाएगा। कल चक्रवात मेंथा की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।